नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और आज खास कार्यक्रम में बात करेंगे इंटरनेशनल साइबर गैंग का पर्दाफाश। जी हां, केरावली पुलिस को मुखबिर से रविवार को सूचना मिली थी कि साइबर अपराध करने वाले दो राज्य के व्यक्ति दक्षिणी बाईपास महुअर कट पर फर्जी एक्टिवेट मोबाइल सिम कार्डों के आदान प्रदान के लिए खड़े हुए हैं। मौके पर टीम ने दबिश देकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गिरोह के 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पश्चिमी जोन और साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का राजफाश यहां किया है। गैंग के सदस्य बाजार और हाईवे किनारे कैनोपी लगाकर सिम बेचते थे। किसी भी व्यक्ति को गुमराह कर फर्जी तरीके से उसकी आईडी और फिंगरप्रिंट लगाकर 3 से 4 सिम एक्टिवेट कराते थे। सिम को आगरा से दुबई और थाईलैंड में बैठे ठगों को 3000 में बेचा जाता था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बाजार और हाईवे पर कैनोपी लगाकर फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेट किया करते थे, जिसे 50 रुपए में खरीद कर सिम बंटी के माध्यम से 500 रुपए में दिल्ली में यूसुफ और हाफिज को सौंपा जाता था। दिल्ली से यूसुफ और हाफिज के माध्यम से लगेज बैग में रखकर सिम शानू के पास दुबई और थाईलैंड भी भेजी जाती थी। एयरटेल कंपनी की सिम दुबई और वोडाफोन आइडिया थाईलैंड भेजा जाता था। बता दें कि फरार और सवेला के रहने वाले लोगों को कुछ रुपए देकर फर्जी ट्रेंडिंग कंपनी के नाम से खाता चालू कराया जाता था, जिसके लिए प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए दिए जाते थे। ठग वहां से ऑनलाइन गेमिंग समेत अन्य तरीके से ठगे हुए रुपयों फर्जी ट्रेंडिंग कंपनी के खाते में भेजते थे, जिसे भारत में कैश कर लिया जाता था। मामले में 29 नामजद हुए हैं और 10 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। 19 की तलाश जारी है, जहां पुलिस को हवाले से जुड़े होने के साक्ष्य मिल रहे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश चौहान आगरा से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले योगेश, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत बड़ा ये मामला, क्योंकि 29 नामजद हुए, जिसमें से 10 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 3 महिलाएं भी शामिल और 19 की तलाश जारी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि हम आमतौर पर देखते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और कहीं भी कैनोपी लगाकर सिम बेची जाती हैं और आम लोग उसे खरीदते भी हैं, और इसको लेकर अब इतनी बड़ी जो साजिश है वो सामने आ रही है। फर्जी सिम लोगों से ठगी की जा रही है। क्या कुछ पूरा ये मामला, क्या जानकारी आपके पास इस पर? देखिए, आपको बता देते हैं कि आगरा के अंदर के मामले लगातार रहे थे, जिसमें कि इन अपराधों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी, जिसपे पुलिस ने तत्काल कदम उठाते हुए लगातार इस पर कार्रवाई करते हुए अपने मुखबिर के द्वारा इसकी खुलासा के लिए जल्दी प्रयास किया था। लेकिन में जो आपका साइबर ठग थे, हाईवे के रोड के किनारे जो आपके जो सिम बिक्री सिम बेचते थे, आगे उनको सिम के आने उनका थंब और आधार कार्ड जरिए 4 से 5 में निकाल दिए जाते थे, और उसके पश्चात उन सिमों को जो एक सिम तो उस ग्राहक को दे दी जाती है, बाकी सिम जो तो उनके नाम से निकाल ली उनको बाहरी दिल्ली 3,000 रुपए अधिक संख्या में बेच दी जाती थी। ठीक है योगेश, तो इस मामले पर अब जो कार्रवाई सामने आई है, 29 लोगों का नामजद, जिस तरह से मैंने बताया कि 29 लोग नामजद हुए हैं, 19 की तलाश जारी है। ये जो इतनी बड़ी गैंग यहाँ पर चल रही थी योगेश, इसको लेकर पहले कोई ठोस कदम, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं साइबर को लेकर क्राइम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर यूपी पुलिस की बात करें तो साइबर क्राइम को लेकर यूपी पुलिस भी सख्त है, सख्त कार्रवाई यहाँ पर करती है। फिर इतनी बड़ी गैंग यहाँ पर है और खुलेआम इस तरह से सिम बेची जा रही है। इस तरह की घटना पहले भी सामने आ चुकी है, फिर प्रशासन ने कोई ठोस कदम वहां से क्यों नहीं उठाया? देखिए, जो आगरा प्रशासन है, पुलिस प्रशासन था, लगातार इस पर कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इसमें बगैर किसी जो मुखबिर की सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही थी। अधिकांश साइबर इतने सतर्क हो जाते थे कि वो अपना पहले तरीका ढूंढ लेते थे, जिसके कारण यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी, जो कर्मचारी रहे हैं, वो इस पर पूरी तरह नहीं फोकस कर पाए, और इनकी क्या कहते हैं आपका हिम्मत नहीं बढ़ गई कि इन्होंने किसी भी आम जनता को भी नहीं छोड़ा। और एक तरह से कहा जाए कि जो साइबर क्राइम का जो तरीका था, नए नए इजाद करते रहते थे। अब इस बार तो जो साइबर क्राइम का जो आम जनता के जो सिम का जो परचेजिंग की जाती थी, खरीदारी की जाती थी, वो 5-5 सिमों की परचेजिंग की जाती है, 5 खरीदारी की जाती थी।
जिसमें एक सिम उनको जनता व्यक्ति को दे दी जाती थी, बाकी सिम उनको उनके नाम से फॉरवर्ड कर दी जाती है। लेकिन यहाँ तक कि देखा जाए कि यहाँ पे शहरवासियों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जाती है कि जब उन पर कॉल आते हैं या उनको किसी पैसों का लालच दे दिया जाता है, लालच देने के पश्चात वो उस लालच में आ जाते हैं और साइबर ठगी का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए कुछ समय पहले भी एक ऐसी घटना सामने आई थी जहां पे राजपूत चुंगी के क्षेत्र वासियों को 10,000 का लालच देके उनसे फर्जी खाते खुलवाए गए थे। तकरीबन 700 से 800 खाते खुलवाए गए थे जिनके खातों में कभी पैसा आया ही नहीं था। लेकिन जब इसकी जांच की गई तो इसमें मालूम चला कि इसमें इनके खातों में मोटी रकम इनके में लेन देन हुआ है। लेकिन जब इस पर कार्रवाई की गई, कार्रवाई के बाद भी ये भी ठंडी पड़ती हुई दिखी थी। बिल्कुल योगेश, इसमें कहीं ना कहीं शहरवासियों की, आम लोगों की भी कुछ गलतियां हैं, क्योंकि जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन तो इसको लेकर लगातार जागरूक कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी समाज में कोई कमी रह जाती है। समाज से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र देवपुरिया जी। जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा मामला देख रहे हैं, बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, और इसको लेकर कहाँ कमी रह जा रही है? जागरूकता को लेकर, या फिर कुछ लोग शिक्षित नहीं है उसको लेकर, शिक्षा का अभाव यहाँ पर है, कहाँ कमी रह जा रही है? सर, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? जी, आपने जो एक शब्द यूज किया था अशिक्षित की वजह से, कभी चलता है कि हम लोग किसी व्यक्ति पर अगर जाता है, धोखाधड़ी का व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से जो पैसा मांगा जाता है, वो प्रशासन तक हम डायरेक्ट पहुंच नहीं पाते। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा कमी है। पैसा वो धीमे धीमे करके ये अपनी ओटीपी वगैरह मंगाते रहते हैं, लेकिन हम प्रशासन पे अगर उसी वक्त चले जाएं तो ये मामला कहीं कहीं रुक जाएगा। तो बहुत से लोग 10,000 चले गए, हमारे 20,000 चले गए, रोने तो लग जाते हैं, लेकिन प्रशासन पर कार्रवाई कराने के लिए बिल्कुल नहीं जाते। ये कम से कम ये जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। और वो चाहते भी है कि कोई बात प्रशासन तक न जाए। बड़ा केस होता है वो प्रशासन में चला जाता है, लेकिन छोटे मोटे केस होते हैं वो वहां जाते नहीं। बिल्कुल जितेंद्र जी, और जिस तरह से आपने बताया कि शिक्षा का अभाव यहाँ पर है, कुछ जो मामले ऐसे होते हैं जो प्रशासन तक पहुंच भी नहीं पाते, लेकिन प्रशासन की अगर कार्रवाई को लेकर, प्रशासन के नियम कायदे कानून को लेकर हम यहाँ बात करें तो जिस तरह से शहरों में कैनोपी लगाकर ये जो सिम बेची जाती हैं, फर्जी सिम, इनसे कई बार मामले सामने आ चुके हैं। तो जिस तरह से ये जो सिम बेची जाती है सड़कों पर, इसको लेकर भी प्रशासन को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए यहाँ पर। जी हाँ, लेकिन एक बात और मैं इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि वो इतने समझदार होते हैं कि वे देहात से संबंधित होते हैं, कि वैसे लोग होते हैं सोशल मीडिया पे कम एक्टिवेट होते हैं, उनसे ही ज्यादा मांगा जाता है कि किसी ने नया फोन लिया, वो उसे जानकारी नहीं है कि किसका पासवर्ड आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, तो उनसे ज्यादा वो ज्यादा ठगी के शिकार होते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, रामकुमार राजपूत जी। रामकुमार जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये जो पूरा मामला जो है साइबर क्राइम को लेकर सामने आया है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर ठगी हुई है, बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है, कौन जवाबदार सर यहाँ पर? क्योंकि इस तरह के मामले पहले भी आए हैं, प्रशासन भी जवाबदार, जिस तरह से जितेंद्र जी ने अभी बताया, शिक्षा का अभाव भी, कहीं ना कहीं जागरूकता को लेकर कमी रह जा रही है। जी देखिए, अगर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो शिक्षा अशिक्षा की जो बात अगर चलती है तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो है प्रशासनिक अधिकारी भी जो है लगातार मॉनिटरिंग करते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी जो है आपराधिक गतिविधियों से जो है उसको पकड़ा जाए तो कोई भी जो है ठगी का शिकार न हो सके। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो सामाजिक अगर तौर पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग जो है कहीं ना कहीं लालच में आकर या कोई ऐसा बड़ा कदम उठाते हैं, जब कहीं ना कहीं देखा जाए जब ठगी का शिकार हो जाता तब जो मामला उजागर होता है। तो ऐसे मामला पहला ही मामला नहीं है, जो ऐसे मामले आए दिन जो है लगातार देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, लगातार जो आपराधिक गतिविधियों का जो है पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को जो है निर्देश भी किए जाते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि इस तरीके की जो घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्योंकि देखा जाए तो पूरी तरीके से देश में एक इस तरीके अपराधों पर लगातार लगाम लगाने के लिए पूरी तरीके से जो है कई टीमों को जो है गठित किया गया है, किसी प्रकार की कोई जो ठगी का शिकार न हो। लेकिन इस तरीके के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं, किसी का जो है खाते से रुपए निकाले जा रहे हैं, कोई ठगी का शिकार हो रहा है। तो लगातार ये इस तरीके की जो गतिविधियां हैं तो कहने के देखा जाए प्रशासनिक अधिकारियों का जो है लगातार सामाजिक के जो लोग हैं उनको भी सहयोग करना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की कोई बड़ी ठगी से बचा जा सके। अब देखना ये होगा कि लगातार जिस तरीके की जो आपराधिक गतिविधियां जो लगातार चल रही हैं, लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, उसके बाद में जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तब जो है उजागर होता है। इस मामलों को लेकर अगर पहले से ही अगर जागरूकता अगर की जाए तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो ठगी के शिकार जो लोग होते हैं
जो पूरी तरीके से जो उनको अपराधिक के शिकार हो जाते हैं, तो उनको जो रोक लगाया जा सकता है। बिल्कुल राम कुमार जी, यहाँ पर आपने प्रशासनिक अधिकारी को भी नजर रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से जो एक गैंग बनाकर जो लोग जो है पूरी तरीके से शहर में जगह जगह फैले हुए हैं और अपनी जो है पूरी तरीके से लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं, इस पर भी जो है नजर रखी जाए। लेकिन जब ये कोई बड़ी घटना हो जाती है तब जो प्रशासन जागता है और उसके काफी पहले अगर इस तरीके की अगर पूरी तरीके से बारीकी से अगर जांच की जाए और लगातार ऐसे गतिविधियों पर नजर रखी जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे लोगों को जो पूरी तरीके से अपराध घटनाओं को शिकार हो जाते हैं उनको जो बचाया जा सके। बिल्कुल राम कुमार जी, ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं अगर इसको लेकर साइबर क्राइम जो है या फिर मॉनिटरिंग को लेकर जिस तरह से आप बात कर रहे थे, निगरानी अगर कड़ी तरीके से रखी जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें कमी आ सकती है। योगेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। यहाँ हमने एक बात पर और गौर किया, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर ठगी की बात भी यहाँ पर की गई कि जो ये लोग थे ऑनलाइन गेमिंग में भी बड़े पैमाने पर ठगी इनके द्वारा की जाती थी। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अगर हम बात करें, साइबर क्राइम जो है, साइबर ब्रांच जो है वो लगातार मॉनिटरिंग करता है, उसके बाद भी इतने बड़े पैमाने पर ठगी हो जाती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से राम कुमार जी यहाँ पर बता रहे हैं, प्रशासन को इसको लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। योगेश जी, मैं आपको बता दें कि जो ये साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कि रातों रात आदमी करोड़पति बनने का एक ख्वाब देख लेता है। इसमें अधिकांश जो नौजवान युवक हैं वो इस साइबर क्राइम में सम्मिलित रहते हैं। साइबर क्राइम इस क्राइम के जरिए वो जो पहली जो एक जरूरतें होती है उससे ये पूरी करते हैं। लेकिन जब आम जनता के साथ कोई साइबर क्राइम या ठगी का मामला सामने आता है तो जब चौकी या थानों पे या क्षेत्र पे कार्रवाई करने के लिए जब प्रार्थना पत्र देने जाता है तो आ जाता है कॉप, जो एक पुलिस का एक ऐप बना हुआ है, उस पर आप ये दर्ज करवाएं। लेकिन जब व्यक्ति अनपढ़ है और पढ़ा लिखा नहीं है तो यूपी कॉप पे आखिर वो कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। इसके कारण ये होता है कि वह कहीं ना कहीं हिम्मत टूट जाती है और वह किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं करते। इसी कारण जो आपके साइबर क्राइम अपराधी हैं, जो नौजवान युवक हैं, 90% नौजवान युवक हैं जो साइबर क्राइम में सम्मिलित रहते हैं, उनके इतने हौसले बुलंद हो जाते हैं कि वो लगातार इन घटना को अंजाम देते रहते हैं। उनको पुलिस प्रशासन का भी किसी तरह कोई खौफ नहीं होता है। आपको बता देंगे जो 500 रुपए की सिम है या जो 30 रुपए की सिम रहती है, 30 रुपए की सिम ये 500 रुपए में परचेज करते हैं। 500 की सिम ये बाहरी और अन्य राज्यों में ये 3000 तक के मूल्य में बेचते हैं। तो आप सोचिए कि 3 से 4 गुना नहीं 10 गुना का प्रॉफिट होता है, जिसको इनका लालच इतना बढ़ जाता है जिसके कारण ये लगातार ये करते रहते हैं। यही नहीं, जब कोई बैंक कोई किसी क्षेत्रीय नागरिक को अगर कोई क्राइम हो जाता है, साइबर क्राइम हो जाता है और अगर वो अपने बैंक में भी जाता है, उसकी शिकायत दर्ज करवाता है तो बैंक कर्मचारी भी उसको गुमराह करते रहते हैं, आगे पीछे घुमाते रहने की बात करते हैं, पुलिस भी FIR की बात करते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, आखिर वो किस तरह के मुकदमा दर्ज करवा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो कैसे अपना मुकदमा इस तरह के ऐप पर या फिर इस तरह के एप्लीकेशन जो है वो फाइल करेगा। जितेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जिस तरह से हमने बात की, तो जैसा कि योगेश जी ने बताया कि 90% ऐसे युवा जो हैं, युवा और कुछ तो नाबालिग बच्चे भी होते हैं जो इसका शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं काउंसलिंग को लेकर यहाँ पर जरूरत है कि अभिभावक जो है वो बच्चों को शिक्षित करे, काउंसलिंग उनकी की जाए। दूसरा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, जो शिक्षित नहीं है, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, वो फिर इस पर कैसे शिकायत दर्ज कराएगा? क्योंकि ऐप तो बना दिए गए हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में कोई एप्लीकेशन आती है तो फिर उस समस्या का कैसे निराकरण हो? जितेंद्र जी, ये आपने सही सवाल पूछा। दूसरी बात क्या है, हम लोग जब प्रशासन जो अपने मित्र बनाता है, पुलिस मित्र बनाता है, तो पुलिस मित्र बनाता है तो धीमे धीमे इन तक नहीं पहुंचा जाएगा। जैसे आपने बीच में बात करी कैनोपी लगा करके, तो युवाओं का तो काम, युवा एक बार अगर उस तरफ मर जाए तो कभी कभी ये शिकायत प्रशासन तक पहुंच जाती है तो वो समझता है पढ़ने लिखने वाला लगता है कि जिंदगी खराब ना हो जाए, 10-20 हजार रुपए का इसने किया है तो जाके व्यवस्था की जाती है। तो प्रशासन तो सही करता है, लेकिन मुझे जितनी मालूम है 8,000 रुपए करके उसी प्रशासन उसको भगा दिया जाए वहां से, उसके बाद वो बड़ा क्राइम करता है। तो इसकी वजह से दर पर दर ये बढ़ते जाते हैं, नाबालग की वजह से ये छूटते जाते हैं। थोड़ी सी हमें चिंता जतानी होगी।
बिल्कुल जीतन जी, चिंता तो यहाँ पर जतानी होगी। और एक काम यहाँ पर, क्योंकि अगर जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है साइबर क्राइम में, भले ही वो नाबालिग हो या फिर युवा ही क्यों ना हो, अगर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए तो हो सकता है फिर उसको देखकर कोई और नाबालिग या फिर कोई और युवा जो है वो इस तरह की घटना को अंजाम देने के बारे में ना सोचे। हमारे साथ राम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राम कुमार जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं इस पर आपकी लेना चाहूंगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि 90% जो है वो युवा इसमें संलिप्त होते हैं, इसमें युवा शामिल होते हैं, नाबालिग बच्चे भी शामिल होते हैं। यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर अगर बात की जाए तो जो अभिभावक हैं उनकी काउंसलिंग करानी चाहिए, बच्चों को ये सिखाना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि प्रशासन को मॉनिटरिंग और ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर देनी चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी से नहीं, पहले से होते आ रहे हैं। अब तो इसके मामले और बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर ठोस कदम उठाने की या फिर मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जी देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो गतिविधियों पर अगर नजर रखी जाए तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो नवयुवक ज्यादा तरीके से इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो साइबर क्राइम को एक बार फिर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस तरीके की मॉनिटरिंग की जाए और लगातार पूरी तरीके से जगह जगह संदेश दिया जाए, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं पर रोकथाम लगाया जाए। अब देखना ये होगा कि पूरी तरीके से आज अगर देश में जिस तरीके से जो साइबर क्राइम, जिस तरीके से जो ठगी का कार्य चल रहा है, तो बड़े पैमाने पर चल रहा है, क्योंकि लोग लगातार पैनल बनाकर जो है लोगों के साथ ठगी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पर अगर देखा जाए तो जो शिक्षित लोग हैं तो कहीं ना कहीं वो शिकायत दर्ज भी करा देते हैं, लेकिन कई ऐसे अशिक्षित भी हैं जिनके बैंक अकाउंट भी खाली हो गए हैं, लगातार जो पूरी तरीके से जो है अपना जो कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज नहीं करा पाते। तो ऐसे ठगी के शिकार आज भी जो है कई 10% लोग हैं जो लगातार अपने जो है शिकायत दर्ज कराकर अपने घर बैठ चुके हैं। तो ऐसा गतिविधियों पर लेकिन नजर रखी जाए, क्योंकि साइबर क्राइम को जिस तरीके से टीमें बनाकर जो है जो लगातार जिस तरीके से मोटी की जाए तो लगा सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि एक बड़ा पैमाने पर जो लोग जो है परेशान है, जो ठगी के शिकार हो रहे हैं। इसमें सबसे अगर बात की जाए तो एक बेरोजगारी की भी अगर बात सामने आ रही है, क्योंकि लोग जिस तरीके से लोग बेरोजगार हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अपना जो है एक लगातार पूरी तरीके से रुपए कमाने के लिए पूरी तरीके से योजना बनाते हैं और कहीं ना कहीं ठगी के शिकारों में जो शामिल हो जाते हैं। तो इस पर जो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम को जो है पूरी तरीके से एक मॉनिटरिंग की जाए, जंगल बनाकर जो है लगातार इन लोगों पे नजर रखी जाए और कहीं ना कहीं जो उनका जो सामाजिक तौर पर अगर बात की जाए तो उनको जो है एक अहम जानकारियां दी जाए और उनको जो पूरी तरीके से सूचनाएं दी जाए, तो ऐसे ठगी से जो बचाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से आज जो लोग जो है कई ऐसे ठगी के शिकार हो रहा है, तो इस गतिविधियों पर अगर नजर रखी जाएगी तो लोग फिर से होते ही रहेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि मामले तब बढ़ के आते हैं जब कोई बड़ा मामला पड़ा जाता है, उसके बाद में फिर जो है होता है। इससे पहले ही अगर सतर्कता बरती जाए, मॉनिटरिंग की जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों पे जो गतिविधियां जो लोग परेशान हैं, जो शिकार हो जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकती है। बिल्कुल राम कुमार जी, ये ठीक कहा आपने कि अगर अधिकारी जो हैं, माफ कीजिए ना, अगर मॉनिटरिंग साइबर क्राइम जो है वो उसको मॉनिटरिंग को लेकर अगर स्ट्रॉन्ग कर दे, निगरानी जो है वो कड़ी रखी जाए, तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आएंगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो पर्दाफाश में आज आपको आगरा की एक खबर बता रही थी, जहां पर बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम, इंटरनेशनल साइबर क्राइम का पर्दाफाश पुलिस ने यहाँ पर किया है। एक बड़ी गैंग यहाँ पर काम कर रही थी जो दुबई में और थाईलैंड में आम लोगों से ठगी कर सिमों को भेजा जा रहा था, सिम एक्टिवेट कराकर फिर उन्हें ज्यादा पैसों में विदेशों में बेचा जा रहा था और उसके बाद यहाँ पर वो पैसा ट्रांसफर कराया जा रहा था, जिसमें 29 नामजद, 19 की तलाश जारी है, 10 गिरफ्तार और इस गिरोह में महिलाएं भी शामिल होगी है। अब देखना होगा कि जो 19 है जिनकी तलाश जारी है वो कहाँ के हैं और उन पर कार्रवाई कब तक होगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।